हेलो। अब वॉइस आ रही है आपको? यस सर। यस सर। जी। जैसे जैसे अब आते जाएंगे हम बीच बीच में ऐड कर लेंगे। अपना हम यस सेशन आ रही बिगिन है। करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज 73rd रिपब्लिक डे के दिन पे दोपहर में आपने समय निकाला, एक हॉलीडे है, और इस सब्जेक्ट के लिए निकाला जो कि बहुत ही निग्लेक्टेड सब्जेक्ट है हमारी फील्ड में स्पेशली, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग तो हम मेंटल्स को मानते हैं, पर मेंटल सिम्टम को समझने के लिए या साइकोलॉजी की डीप नॉलेज लेने के लिए हम थोड़ा अभी भी कतराते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स टू स्टडी vigorously over many books to understand a single concept of psychology। और ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस के ऊपर। आजकल की डेली लाइफ में हम देखते आ रहे हैं कि जब भी आप अपनी क्लिनिक पर बैठेंगे, 10 में से कम 8 या 7 पेशेंट आपको आके ये जरूर कहेंगे कि बड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा है आजकल। सब जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, मैरिज बहुत स्ट्रेसफुल है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है मेरी, चाहे वो फादर से हो, चाहे वो मदर से हो, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो। हम ये सब सुनते हैं और हम लोग कभी कभार इसको प्रिस्क्राइबिंग में भी लेते हैं, क्योंकि हमने मटीरिया में ये पढ़ा होता है कि अच्छा ये वाली चीज होए, अगर इसके बाद सिम्टम आए तो हमें ये मेडिसिन देनी है। पर हमारा काम एज फिजिशियन सिर्फ यही नहीं है कि हम ये करें कि अच्छा मेडिसिन दे दी, अब आप देखिए, आप संभालिए, आप जानिए। अगर आपको अफोरिज्म 4 हनीमैन का याद होगा तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि आपको ये भी जानना है कि ये डिजीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स क्या हैं। क्यों? क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा, पहली बात तो, कि आप जब इन फैक्टर्स को हटाने के बाद मेडिसिन दे रहे हैं तो ही आपकी मेडिसिन काम कर रही है। अगर ये फैक्टर साथ में लगे हुए हैं तो आपकी मेडिसिन काम तो करेगी, पर वो फैक्टर बाद में फिर से वो डिजीज प्रोड्यूस कर देगा, या एक तरीके का मेंटेनिंग कॉज बना रहेगा। और इसी वजह से हमें डिटेल में जानना, हनीमैन कहता है कि डिटेल में जानिए आप इस चीज को। प्लस आप एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी हैं। आपको ये भी जानना है कि अगर इस चीज से इस पेशेंट को परेशानी होती है या हमारे पेशेंट को परेशानी होती है तो इससे उसको छुटकारा कैसे दिलाया जाए, या क्या स्टेप्स बताएं उसको, या कैसे हम उसको गाइड करें कि आगे जाके, अभी तो ये बीमार हो गया है पर आगे जाके इसको ये नॉलेज हो कि ऐसे बीमारी आती है, आप प्लीज बच के रहें। ये भी हमारी ड्यूटी है। और आजकल मैंने ये टॉपिक स्पेशली इसलिए चूज किया क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ये केस मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक नॉर्मल दिनचर्या का केस होता है, जैसे हम लोग के साथ भी होता है, कि राजीव was feeling near the end of his hope. All day long he has endured one hassle after another. At breakfast he spilled orange juice on the body, clean shirt, on the only clean shirt he had. उसके बाद वो ऑफिस गया। ऑफिस में पता चला कि पहले से ही इतने सारे ईमेल और इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं काम से रिलेटेड। उसके बाद दोपहर में उसके बॉस ने बोला कि कल सुबह आपकी एक मीटिंग है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। जैसे ही वो अपने कंप्यूटर के पास गया तो उसको पता चला कि उसका कंप्यूटर तो डिस्ट्रॉय हो गया है, उसका मदरबोर्ड काम नहीं कर रहा है, क्रैश हो गया है, फाइल सारी मिसिंग है। तो अब उसको ये स्ट्रेस, प्लस इतने मैसेजेस का स्ट्रेस, प्लस सुबह जो उसके साथ हुआ, जो एक शर्ट थी उसकी जो ऑफिस में आने के लिए, उसी में उसका जूस गिर जाना। उसके बाद जब वो घर आया तो वो घर आके अपने मदर को कॉल करता है कि चलो अब कुछ नहीं, आज का दिन तो चला गया, घर वालों से पूछते हैं कैसे हाल चाल है। और जब वो घर आया तो उसको पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं चेस्ट पेन के रिगार्डिंग। और धीमे से ही राजीव को ऐसा लगने लगता है कि वो डिसओरिएंटेड फील कर रहा है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और सडनली उसको हेडेक चालू हो जाता है। ये एक सिचुएशन मैंने आपको इसलिए दिखाई है यहाँ पर कि ऐसा डेली लाइफ में आपके साथ, मेरे साथ, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि हम बोलते हैं ना, अरे आज का दिन बहुत बुरा गया मेरा। पर इसमें एक चीज नोट करने के लायक है कि बहुत लोगों का दिन बुरा जाता है, पर बहुत लोग दिन के एंड में हेडेक से सफर नहीं करते हैं, या बहुत लोग दिन के एंड में डिसओरिएंटेड फील नहीं करते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन यहां पर उठता है कि क्या है राजीव की सिचुएशन में जो उसको एंड में माइग्रेन से सफर करने पे
वो कर दे रहा है, और क्या है हमारे अंदर जो वो नहीं कर रहा है, या कैसे ये चीजें डिफर करती हैं। और इसी को जानेंगे हम आज स्ट्रेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो। और जो जो मैंने लाल में यहाँ पर मार्क करा है, वो इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ओनली। और कैसे है ये स्ट्रेस, इसको हम आगे जानेंगे। अब आप लोग से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल क्या होता है। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे स्ट्रेस के कुछ पॉइंट्स अगर मैं बताऊं आपको, तो मेरा है वर्क रिलेटेड, कि काम कैसे होगा। मान लीजिए अगर मेरे को ये पीपीटी बनानी है, तो ये पीपीटी कैसे बनेगी, इसको टाइम पे बन जाना है, इसके लेके मेरे को स्ट्रेस होता है। मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग बताइए, आप लोग किस चीजों में या क्या फील करते हैं एज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन योर लाइफ। माइक खोल के आप आंसर कर सकते हैं। सर माई सेल्फ राहुल मिश्रा, प्रयागराज। जी सर मेरा स्ट्रेस ये होता है, मैं अभी न्यूली क्लिनिक सेटअप किया है जी तो नवंबर में। तो मेरा स्ट्रेस सबसे ज्यादा अभी इस चीज को लेके रहता है कि मैं पेशेंट जो मेरे पास आएंगे क्लिनिक पे, उन पेशेंट को मैं फर्स्ट टाइम में ही उनको कैसे आराम दे दूं कि नेक्स्ट फॉलोअप में वो हमारे पास प्रॉपर आए और वो ठीक हो जाए। और ठीक है। दूसरा स्ट्रेस ये होता है कि मेरा क्लिनिक प्रॉपर कैसे मैं अपने क्लिनिक को सेटअप करके प्रॉपर इसको आगे ले जाऊं, मतलब मुझे फ्यूचर का बहुत स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो एक कॉमन स्ट्रेस हमें राहुल जी ने बताया कि फ्यूचर का या जॉब रिलेटेड या जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारी फील्ड है, उसमें हम कैसे एक्सेल करें आगे, इसको लेके हाँ। स्ट्रेस होता है। और कोई बताना चाहेगा? कॉमन स्ट्रेसेस आपको जो लगते हैं आप वो बता सकते हैं इसमें, जो आप फील करते हैं डेली लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज। तो एज ए स्टूडेंट हमें एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस रहता है कि एग्ज़ाम कैसे है, कब होगा और हम कैसा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, एक स्ट्रेस ये है कि एग्जामिनेशन फंक, जिसको हम पढ़ते हैं मटीरियल मेडिका में, कि एग्जाम आ रहे हैं, अब हम कैसा परफॉर्म करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही और भी स्ट्रेसेस होते हैं, आप लोग मेजर स्ट्रेसेस मिस कर रहे हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। वर्क हो गया, और एक हो गया जैसे जॉब रिलेटेड हो गया, एक हो गया एग्जाम रिलेटेड, एक होता है रिलेशनशिप रिलेटेड। हाउ इज माई मैरिज गोइंग, हाउ इज माई रिलेशनशिप विद माई फादर गोइंग, हाउ इज माई रिलेशनशिप विद माई सिबलिंग्स गोइंग। एक होता है स्ट्रेस लॉस को लेके, कि किसी करीब जानने वाले की डेथ हो जाना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्ट्रेसर प्रेजेंट आउट देयर। एक स्ट्रेस होता है फाइनेंस को लेके, कि क्या हम पैसे कमा पाएंगे, क्या हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगा। और एक और मेजर स्ट्रेसर होता है चेंज इन लाइफ। आज मैं यहाँ पर इलाहाबाद में हूँ, अपने रूम में हूँ, ये मेरा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है। कल मेरे को किसी दूर कॉलेज में जाना पड़ रहा है जो कि साउथ इंडिया में है, मैं वहां के लोगों को नहीं जानता हूं, मैं वहां की सिचुएशन से मतलब वाकिफ नहीं हूं, और वहां जाऊंगा तो क्या होगा, इसको, ये चेंज ऑफ एनवायरनमेंट जो हो रहा है, इसको लेके टेंशन होना, और वहां जाके फिर होम सिकनेस फील करना, ये भी एक बड़ा प्रकार का स्ट्रेसर माना जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पर अपने अपने स्ट्रेस सोचने के बारे में इसलिए किया है, क्योंकि आप ये रियलाइज करेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रेस होते हैं। जैसे मेरे लिए स्ट्रेस है वर्क, किसी ने जवाब दिया उनके लिए स्ट्रेस है क्या, कि एग्जाम्स। रवि जी ने, राहुल जी ने जवाब दिया कि उनके लिए स्ट्रेस है उनका जॉब, उनकी पेशेंट को ठीक करने की जो उनकी ड्यूटी है। और इससे मैं आता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कि स्ट्रेस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कि मैं किस चीज को स्ट्रेस फील करता हूं, जरूरी नहीं है आप भी उस चीज को स्ट्रेस फील करें। मैं वर्क को स्ट्रेस फील करता हूं, हो सकता है आप वर्क को लेके एकदम एक्साइटेड हो कि नहीं काम तो करना ही है, काम ही तो है जिंदगी। आप टाइप ए पर्सनालिटी हो और आपको है कि काम नहीं होगा तो स्ट्रेस है, काम हो रहा है उसमें स्ट्रेस नहीं है। या फिर आप टाइप बी टाइप की पर्सनालिटी हो और आपको इंडोलेंट ऐसे ही पड़े रहने की आदत है, और आपका स्ट्रेसर डिफर करता है फिर, क्योंकि व्हाट इज फूड फॉर वन मैन मे बी
बिटर पॉइजन टू अदर। हम ये कोट हमेशा पढ़ते आ रहे हैं ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड कि व्हाट इज इवैल्यूएटेड एज थ्रेट फॉर वन पर्सन माइट बी इवैल्यूएटेड एज अपॉर्चुनिटी बाय अदर। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात करी गई थी कि किसी के लिए एग्जामिनेशन का आना स्ट्रेस हो सकता है, तो किसी के लिए एग्जामिनेशन का आना वो पुश हो सकता है जो पढ़ने के लिए चाहता है कि ये एग्जाम आए तभी मैं पढ़ूंगा, ये पुश होता है। ये नहीं आएगा तो शायद वो पढ़ेगा ही नहीं। आपने कई लोग को सुना होगा एग्जाम आता है तो ही मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, नहीं तो ये पुश नहीं मिलता ना जब तक, तब तक मुझे पढ़ाई चालू नहीं होती और फिर मेरा एक रूटीन बन जाता है। आज की डेट मैंने इसलिए भी चूज करी है, आज हमारा रिपब्लिक डे तो है ही है। काइंडली म्यूट कर लीजिए आप लोग अपने अपने माइक्स। बेटर हुआ है एनवी से, लेकिन अभी भी दर्द है। काइंडली माइक म्यूट कर लीजिए। आज का डेट मैंने इसलिए भी चूज की है क्योंकि 26 जनवरी 1907 को वियना में एक पर्सन ने जन्म लिया था जिनका नाम है हांस सेलिये। हांस सेलिये को फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च बोला जाता है। और अगर आप हांस सेलिये के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको स्ट्रेस के बारे में हर चीज पता चल जाएगी। हांस सेलिये एक तो नोबेल प्राइज विनिंग कंटेंडर थे, ऑल्दो उन्होंने जीता नहीं था, पर वो फाइनलिस्ट थे उस नोबेल प्राइज विनिंग उस साल के 1949 आई गेस ईयर था उनका। और वो 5th जनरेशन ऑफ डॉक्टर थे, अपने मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले थे अपने परिवार के। और उनका मानना था कि इंसान अगर सो रहा है तो भी स्ट्रेस में है, अगर जग रहा है तो भी स्ट्रेस में है। ओनली द डेड हैव नो स्ट्रेस। जब आपकी डेथ हो जाती है तो ही आपकी स्ट्रेस खत्म होती है। अगर आप जिंदा हैं और आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो स्ट्रेस कभी खत्म नहीं हो सकता। और इसी को लेके उन्होंने आगे थ्योरीज बनाई। इसको पढ़ने का एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि आजकल आप देखते हैं कि हम एब्डोमिनल कंप्लेंट लेके कोई पेशेंट आता है कि मेरे को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, बच्चा लेके आया या कोई बड़ा लेके आया, या फिर कोल्ड एंड कफ लेके कोई आता है, हम सीधे एब्डोमिनल कंप्लेंट में जाते हैं क्या खाया था। हमारा दिमाग कभी नहीं जाता है कि एब्डोमिनल कंप्लेंट्स या कोलिक का एक मोस्ट कॉमन फैक्टर स्ट्रेस भी हो सकता है। हम कभी भी क्रॉनिक में तो हम कभी कभार पूछते भी हैं, पर अक्यूट कंडीशंस में हमारा कभी दिमाग जाता ही नहीं है कि हम पूछें कि इसका पिछले 5 दिन में रूटीन या उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही है। हम सिर्फ खान पान इससे रिलेटेड पूछते हैं। या फिर सर्दी हो क्या है तो कहाँ गए थे, बाहर तो नहीं गए थे, भीगे तो नहीं थे, ठंडी हवा तो नहीं लगी थी, ठंडा खाना तो नहीं खाया था, खट्टा तो कुछ नहीं खा लिया था। पर हम कभी नहीं देखते कि उसको कोई स्ट्रेसफुल इवेंट भी हो सकता है उसकी लाइफ में। और यही हांस सेलिये ने नोटिस किया था अपनी प्रैक्टिस के दौरान, और उनका दिमाग चला कि ये क्यों नहीं देखते हैं। और फिर इन्होंने स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च चालू करी। इनका मानना था कि नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। बॉडी के ऊपर कोई भी डिमांड आती है और बॉडी जैसा भी रिस्पॉन्स करती है वो स्ट्रेस होता है। अगर इसको आज की साइकोलॉजी की बुक्स की डेफिनेशन में डाला जाए तो स्ट्रेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल, इमोशनल, cognitive and behavioral response to events that are evaluated as threatening or challenging। कोई भी इवेंट हो जो आपसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल या कॉग्निटिव डिमांड कर रहा हो, चेंजेस लाने की आस में बैठा हो कि ये इवेंट आया और अब आपको चेंज करना पड़ेगा इस इवेंट के हिसाब से अपने चीजों को, तो वो स्ट्रेसर माना जाता है। और हांस सेलिये का कहना था कि सिर्फ एक पार्ट का रिस्पॉन्स करना इज नॉट स्ट्रेस, सिर्फ बॉडी का रिस्पॉन्स करना इज नॉट स्ट्रेस, या सिर्फ माइंड का रिस्पॉन्स करना इज नॉट स्ट्रेस। इसका अमेलगमेशन होना चाहिए। कैसे हमारा बॉडी, माइंड, हमारा बिहेवियर, एक ओवरऑल टोटलिटी कैसे हम रिएक्ट करते हैं टुवर्ड एनी डिमांड, जो कि एक थ्रेटनिंग डिमांड हो सकती है, एक चैलेंजिंग डिमांड हो सकती है, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि स्ट्रेस तो इसको कहा जाता है, पर है क्या? क्या है जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है? इवेंट्स दैट कॉज अ स्ट्रेस रिएक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। और स्ट्रेसर्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, पर एक्सटर्नल आप समझ सकते हैं जैसे जॉब है, ये सब है, ये आपके अंदर की चीजें नहीं है, ये आप बाहर से कुछ डिमांड है
कि हाँ जॉब में ये करना है, ये करना है, जॉब का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, ये एक्सटर्नल डिमांड्स हैं। इंटरनल प्रेशर या इंटरनल स्ट्रेसर हम उसको कहते हैं कि हमारे अंदर की जो सोच होती है, जैसे कि इंडिपेंडेंस वर्सेस इंटरडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है हमारे अंदर। अगर इसको समझाने की कोशिश करूं कि मैं खुद के बल पे रहूं या मैं दूसरों पे निर्भर रहूं, मैं दूसरों पे निर्भर रहूंगा तो लोग बोलेंगे खुद पे स्टैंड नहीं हो पाता। मैं खुद पे ज्यादा निर्भर रहता हूं, अपनी चीजें अपना खुद करता हूं तो लोगों से दूर हट जाता हूं। ये एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता है दिमाग में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक चलता है मॉरल वर्सेस जो हमारा बिहेवियर है। कुछ मॉरल्स होते हैं सोसाइटी के कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, पर हमारा इंपल्स भी एक आता है। आपका इंपल्स आया अग्रेसिव होने का, आपका इंपल्स आया किसी को छापड़ मारने का, पर आपकी सोसाइटी वो आपको अलाउ नहीं करती, या आपके सर्कमस्टेंसेस वो अलाउ नहीं करते, आपके मॉरल वैल्यूज वो अलाउ नहीं करती। पर वो एक इमोशन तो अंदर आया है ना, अब उसको कैसे आप बाहर निकालोगे अगर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो? एंड दैट विल कॉज अ टर्मोइल इनसाइड यू। ये कुछ प्रकार के इंटरनल स्ट्रेस होते हैं जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं और झेलते हैं। अगर इसी का एक रीजन दें तो बहुत सारी किताबों में भी आपने पढ़ा होगा और आप ये डेली फेस भी करते होंगे अपने कॉलेजेस में कि किसी टीचर ने बेफालतू में अगर आपको चिल्ला दिया या कुछ बोल दिया तो आपको एकदम एक तिलमिलाने वाली जो फीलिंग आती है ना, और आप कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वो टीचर है। आजकल के जमाने में फिर भी बच्चे बहुत बोल देते हैं, पर फिर भी एक दायरा होता है। और ये जो चीज अंदर प्रोड्यूस होती है ना, ये आपको अफेक्ट करती है, एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल स्ट्रेसर फॉर यू। ये माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। अब ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो दो प्रकार के स्ट्रेसर होते हैं, एक जो डिस्ट्रेस प्रोड्यूस करता है और एक जो यूस्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। अब डिस्ट्रेस तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, पर यूस्ट्रेस क्या चीज होती है? यूस्ट्रेस माना जाता है, हांस सेलिये का कहना था कि स्ट्रेस से सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि जो बैड इवेंट्स ही लाइफ में हो रहे हैं वही आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। पॉजिटिव इवेंट्स भी लाइफ में स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपकी शादी हुई एक पॉजिटिव इवेंट है, आपकी जॉब लगी एक पॉजिटिव इवेंट है, आप कोई नई चीज चालू करने वाले हैं जो कि आपको डिमांड करती है, चैलेंज है वो, पर है तो पॉजिटिव, आपने अपने मन से चालू किया, आपका वो फोकस है, आपका वो एम है, पर दैट इज डिमांडिंग योर बॉडी एंड योर बिहेवियर टू सम चेंजेस, और इस वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है बॉडी में। पर कई साइंटिस्ट का अब ये मानना है कि यू स्ट्रेस जो है ना, वो एक कॉमन अराउजल होता है हमारी बॉडी का, उतना हमें जरूरत है, अगर वो नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जाम के पहले वो एंजाइटी नहीं आएगी तो हम पढ़ाई चालू नहीं करेंगे। इसी को रिलेट करते हुए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि स्टूडेंट स्ट्रेसिंग अबाउट इंपेंडिंग एग्जामिनेशन, एंजाइटी सबको होती है, पर किस लेवल पे एंजाइटी हो रही है ये डिसाइड करता है कि वो यू स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस। अगर वो एंजाइटी आपको हुई और वो एंजाइटी आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, तो इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ यू स्ट्रेस बिकॉज इट इज मोटिवेटिंग यू फॉर बेटरमेंट। पर अगर यही एंजाइटी आपको ओवर पावर कर देती है और ये आपकी कंटिन्यूअस बनी हुई है, और इस एंजाइटी की वजह से आप मोटिवेट होने के बजाय आप कंसंट्रेशन लूज कर रहे हैं, अब आपको चीजें याद नहीं हो रही हैं, अब आपका सर दर्द होना चालू हो गया है, अब आपकी आंखें बंद होने लगी हैं, देन इट विल डीमोटिवेट यू एंड दिस इज नोन एज डिस्ट्रेस। तो दो चीजें डिपेंड करती हैं, डिफरेंस इज नॉट ओनली इन द डिग्री ऑफ एंजाइटी, कितनी एंजाइटी है यही नहीं, बट ऑल्सो हाउ द पर्सन इंटरप्रेट्स द एग्जाम सिचुएशन। जो हमने पहले बात कही थी कि हर किसी इंसान के लिए स्ट्रेस अलग होता है, इट इज आवर इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ प्रेशर दैट मेक्स स्ट्रेस। जैसे कि किसी के लिए वो प्रेशर, वो एंजाइटी एग्जाम की एक यूस्ट्रेस के फॉर्म में आ सकती है और किसी के लिए डिस्ट्रेस के फॉर्म में आ सकती है। डिपेंड करता है हम एज एन इंडिविजुअल कैसे परसीव करते हैं उस स्ट्रेसर को। और इसी से रिलेट आप एक चीज समझिए कि हम होम्योपैथी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक ट्रेट्स जो हम अपने पेरेंट्स से लेके आ रहे हैं, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है सोसाइटी में, क्या क्या चीजें हमने लाइफ में झेली हैं, ये सब मिला के अमेलगमेट करके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और ये सारे ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अगर हम हाइपर एंशियस पेरेंट्स के हिस्ट्री लेके आ रहे हैं, अगर हमें हमेशा एग्जाम के समय पे वो प्रेशर मिलता रहा है पेरेंट्स से, तो शायद वो डिस्ट्रेस हो हमारे लिए।
पर अगर ऐसा नहीं है तो शायद वो यूस्ट्रेस के फॉर्म में भी हमें मिल सकता है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू परसीव इट, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एंजाइटी. अब किन एक्सटर्नल इंटरनल इवेंट्स तो हमने देख लिया जो हमारे अंदरूनी चीजें हैं. अब ये एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली पहले हमने स्ट्रेस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेसर क्या क्या हो सकते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये हमें इफेक्ट कैसे करता है. अब जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं वो 3 तरीके के होते हैं बेसिकली. एक होता है कैटास्ट्रॉफीज, एक होता है मेजर लाइफ चेंजेस, और एक होता है हैसल्स. इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डेली लाइफ में जब आप केस लेते हैं ना, और जब आप पूछते हैं ना ग्रीफ, एंजाइटी, अच्छा इरिटेबल है, अच्छा एग्रेसिव है, एंगर 3+ है, तो इनका मीनिंग समझने के लिए, इनका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये चीजें जानना लाइफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटास्ट्रॉफी क्या होता है? एन अनप्रिडिक्टेबल लार्ज स्केल इवेंट दैट क्रिएट्स अ ट्रेमेंडस नीड टू अडैप्ट एंड एडजस्ट एज वेल एज ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ थ्रेट. जैसे कि किसी तरीके का फ्लड आ जाना, एयरप्लेन क्रैश, मेजर लाइफ कैटास्ट्रॉफीज जो होती है, अर्थक्वेक आ जाना, जिसकी वजह से आपकी सराउंडिंग, आपकी लाइफ तबाह सी हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम अपनी लाइफ रीबिल्ड करेंगे. और ये एक मेजर चैलेंज होता है आपकी, जो आप फेस करते हो. किसी का घर टूट गया, किसी का घर बह गया, किसी का एयरप्लेन क्रैश हुआ और उसकी डेथ हो गई, उसके सिबलिंग की या उसके माता पिता की, और अब वो डिपेंडेंट था जिन पे वो चले जा चुके हैं. ये जो मेजर लाइफ कैटास्ट्रॉफीज होती है ना, ये सबसे ज्यादा डिमांड प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी के अंदर कि अब क्या करेंगे, अब घर नहीं, अब हम कैसे जिएंगे. और ये जो चैलेंज हमारे आता है ना, तो फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और ये एक मेजर स्ट्रेसर होता है. और इतना तक देखा गया है कि अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट फेस कर रही है, जो आपकी इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री में हम पूछते हैं, तो उस इवेंट का इफेक्ट हमारे चाइल्ड पे, अनबॉर्न चाइल्ड पे भी आता है, वो भी इस इवेंट से इफेक्ट होता है. इतना मेजर कैटास्ट्रॉफिक का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, प्रीनेटल स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं. और ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक स्टडी का है ये पेपर है. एक उड़ीसा साइक्लोन जब हुआ था, तो उड़ीसा, या आप बहुत सारी स्टडीज ऐसे नेट पे आप सर्च करिएगा जाके आज, और आपको मिलेगा कि नहीं खाना, हम तो नहीं जानते भैया. प्लीज म्यूट कर लीजिए. जितनी भी मेजर स्टडीज होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, कितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, साइक्लोन हो गया, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आया है, उसके बाद के ना स्ट्रेस कितना बड़ा, एंजाइटी कितनी बड़ी, इसके पेजेस आप ढूंढिएगा. ओडिशा साइक्लोन, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. द साइकेट्रिक सीक्वेल ऑफ द ओडिशा सुपर साइक्लोन इन 1999 सजेस्टेड दैट 80.4% of the subject had probable psychiatric disorders after that. 44.3% में PTSD, जो कि हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मिला. एंजाइटी डिसऑर्डर 57.5 में, और डिप्रेशन 52.7 में. तो एक मेजर कैटास्ट्रॉफी का कितना हार्म आ रहा है एक सोसाइटी पे, ये आप देख सकते हैं. और इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये ओरिजिन बताता है कॉज एंड इफेक्ट में. ये कॉज आया और इसका इफेक्ट अब वो झेल रहे हैं. दूसरा जो हम चीज पढ़ते हैं कैटास्ट्रॉफी के अलावा, वो होता है मेजर लाइफ चेंजेस. एडजस्टमेंट एंड चेंजेस आर रियली द कोर ऑफ स्ट्रेस. कितना परसेंट आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, कितना ज्यादा आपको एडजस्ट करना पड़ा है, कितनी ज्यादा चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, ये डिफाइन करता है कि कितना स्ट्रेस आपके अंदर प्रोड्यूस होगा. Stress is present in relatively ordinary life experiences and does not have to come from only negative events. ये हमने पहले भी बताया कि सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स नहीं, पॉजिटिव इवेंट भी हो सकते हैं. और इसको समझने के लिए थॉमस होम्स एंड रिचर्ड राहे ने एक स्केल बनाया था. उन्होंने 400 पीपल का एक यूनिट लिया, कंट्रोल यूनिट लिया, और उन्होंने अंदर उन्होंने बोला कि स्ट्रेस, अपने जो जो स्ट्रेसेस आप एक तरीके से फेस कर रहे हैं, इसको लिख के हमें बताइए, और उसको हम जज करेंगे, कितने मार्क्स आप देंगे इसको आप उसके हिसाब से. उन्होंने एक स्केल बनाया जिसको हम बोलते हैं सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल. और जब इन्होंने ये स्केल बनाया तो उसमें ये चीजें उन्होंने डाली, और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, उन 400 लोगों में पता चला वो क्या है, डेथ ऑफ स्पाउस. आपके करीबी किसी इंसान की डेथ हो जाना, आपके किसी बहुत ही करीबी दोस्त की डेथ हो जाना, आपके किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाना,
वो डिफाइन करता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेसर आपके अंदर। और इसमें आप इवेंट देखेंगे जैसे कि मैरिज है, मैरिज इज अ पॉजिटिव इवेंट, इट इज नॉट अ नेगेटिव इवेंट। डाइवोर्स इज अ नेगेटिव इवेंट, पर वो भी है इसमें, और मैरिज भी है, जेल है, या फिर चेंजेस इन हेल्थ और फैमिली मेंबर, बीमारी किसी को हो जाना, किसी को कैंसर हो जाना घर में, सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। स्कूल का चालू होना, स्कूल का खत्म होना, कॉलेज का चालू होना, कॉलेज का खत्म होना, कि अब कॉलेज खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, अब अपनी लाइफ कैसे आगे जीऊंगा, कैसे पैसा कमाऊंगा, स्ट्रेस। और इसी को समझने के लिए उन्होंने ये स्केल बनाया था। द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और इलनेस इंक्रीजेस एज द स्कोर इंक्रीजेस। उन्होंने ये पाया कि जैसे जैसे स्कोर अगर इनके जो इवेल्युएट करे 400 लोगों में, तो उन्होंने देखा जिनका भी स्कोर 300 या उसके ऊपर गया ना, तो उनके चांसेस ज्यादा थे डिजीज होने के, इलनेस प्रोड्यूस होने के और एक्सीडेंट्स होने के। ये उन्होंने नोट किया। और उन्होंने देखा कि इन वन स्टडी रिसर्चर्स फाउंड दैट स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स ऑफ दिस काइंड लेवल इन द एसआरएस were excellent predicators of the onset of episode of major depression। उन्होंने देखा ये जो फैक्टर है, जो चीजें ये बता रहे हैं, ये एक प्रेडिकेटर्स माने जाते हैं डिप्रेशन के। ऐसा देखा गया कि उन 400 लोगों में अगर आगे जाके डिप्रेशन हुआ तो ये कारण थे उसके। और people under a lot of stress tend to be more distracted and less cautious and therefore place themselves at a greater risk for having an accident। ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, क्यों हम ग्रेटर रिस्क पे होते हैं एक्सीडेंट के लिए, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। पर आप पहला चीज जो याद कर लीजिए, जो मैंने आपसे बोली थी, राजीव का केस। सबसे पहली चीज वो क्या कर रहा था, राजीव स्पिल कर रहा था ड्रिंक को। और ये एक तरीके का माइनर एक्सीडेंट ही है, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, चीजों को छोड़ देना, चीजों को गिरा देना, चीजों को भूल जाना, चाबी रख के भूल जाना, क्योंकि वो स्ट्रेसफुल इवेंट बना हुआ है और वो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसकी बॉडी में। और इसके कैसे प्रोड्यूस कर रहा है इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब सोशल रीएडजस्टमेंट स्केल जब बना था तो लोगों ने बोला ये बहुत ही, आपने डिफाइन कर दिया कि इतनी ही चीजें अफेक्ट करेंगी। अगर कोई छोटा है, कोई कॉलेज में है, कोई टीनेज में है, तो उसको क्या अफेक्ट करेगा। तो उसके लिए एक और स्केल बना था जिसको कॉलेज अंडर ग्रेजुएटेड स्ट्रेस स्केल भी बोलते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है हैसल्स। आपने राजीव के केस में देखा था शुरुआत में कि मैंने हैसल्स लिखा था, वन हैसल आफ्टर अनदर। ये हैसल जो होता है ना, ये डेली में छोटे छोटे माइनर डिसएग्रीमेंट, माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन जो हम झेलते हैं। आपके किसी दोस्त ने आपसे मजाक किया और आपने उसको तुरंत चिल्ला के बोला, क्या है, मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो यार, मुझे नहीं पसंद है। बोल रहा है यार नॉर्मल तो चीज बोली, एक मजाक ही तो करे, इतना क्या गुस्सा होने की बात है। ये इंटेंस इरिटेबिलिटी आपके अंदर आना, इट इज अ फॉर्म ऑफ हैसल। छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाना, यार मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, किताब फेंक देना। ये जो छोटे छोटे दिक्कतें आपको होती है ना, इसी डेली स्मॉल अनोयंसेस को हैसल्स कहा जाता है। और अब आपको ये एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि ये पूरा कास्केड ऑफ इवेंट्स आपको अफेक्ट कैसे करता है। जब भी आप किसी पॉन्ड में एक पत्थर फेंकते हैं ना, तो पत्थर तो नीचे चला जाता है, पर वो रिपल्स प्रोड्यूस करके जाता है। तो ये जो मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं ना, जो हमने सोशल रीएडजस्टमेंट स्केल में पढ़े, किसी की डेथ हो जाना, किसी का जेल चला जाना, किसी को कैंसर हो जाना, ये एक मेजर लाइफ चेंज जो हुआ ना, या कहीं पर आपको गए, आपको होम सिकनेस हो रही है, आप कहीं पूरा ही शिफ्ट हो गए हैं, आपको फाइनेंशियल ट्रबल हो रही है, ये एक तरीके का स्टोन होता है। और ये स्टोन आपकी लाइफ में आता है, और ये स्टोन जब आप लाइफ में लाते हैं ना, तो स्टोन तो अपना काम करके चला जाता है, पर ये रिपल्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो रिपल्स प्रोड्यूस करता है ना, उसको हैसल्स कहते हैं, जो हम डेली लाइफ में आप देखते हैं। आपके पास पेशेंट ये रिपल्स लेके ही आएगा, ये वेव्स, टाइनी वेव्स लेके ही आएगा। जब आप केस लेते हो ना, अच्छा बहुत इरिटेबल रहते हैं, अच्छा बहुत एग्रेसिव रहते हैं। जब भी ऐसा कुछ हैसल्स आप पाएं और एक ज्यादा मात्रा में पाएं, फाइंड दैट स्टोन, ढूंढने जाइए कि वो कॉज क्या है, वो मेजर लाइफ चेंज क्या है जिसकी वजह से ये ऊपरी। तो हम बात कर रहे थे कि हम हमेशा रिपल्स को देखते हैं, और आप ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको मेजर रिपल्स अगर ऐसे मिले ना पेशेंट में, तो हमेशा वो स्टोन ढूंढने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये स्टोन ही है जो ये रिपल्स प्रोड्यूस किया है। रिपल्स अपने आप नहीं आते।
सेकेंड। दिख रही है स्लाइड अब? Yes, sir. जी। The major life events of Holmes and Rahe scale may have a long-term effect on a person's chronic and physical health. अब ये देखिए, ये जो मेजर लाइफ चेंजेस है ना, ये आपके लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। The day-to-day minor annoyances, delays and irritation that affect immediate health and well-being. ये जो इरिटेबिलिटी है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो माइनर रिपल्स है ना, जिसको लेके आप प्रिस्क्राइब करते हो, ये आपके छोटे छोटे अक्यूट चीजें प्रोड्यूस करते हैं। अक्यूट डिजीजेस टाइप ऑफ हेडेक, कोल्ड, रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, ये सब होता है इसकी वजह से। लेकिन अगर आप उस मेजर लाइफ इवेंट को नहीं जानोगे ना, तो आपको वो क्रॉनिक कॉज जो मिलता है ना, जिसकी वजह से ये चलता 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 चला आएगा, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, आप सिर्फ ऊपरी ऊपरी ठीक कर रहे हो, सुपरफिशियली ठीक कर रहे हो, और फिर वो मेजर स्ट्रेस बना हुआ है और आपने रिपल्स हटाए, फिर रिपल्स आ गए। तो इसको ठीक करने के लिए आपको उस इफेक्ट को जानना, कॉज को जानना बहुत जरूरी है। अब साइकोलॉजिकल रीजन पीपल फाइंड दिस इवेंट स्ट्रेसफुल, क्या रीजन है कि हमें ये इवेंट्स, ये जो मेजर लाइफ चेंजेस हैं, ये जो हैसल्स हैं, ये हमें इतना स्ट्रेसफुल क्यों लगते हैं? पहला रीजन है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस प्रोड्यूस्ड बाय अर्जेंट डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन फॉर अ पर्सन्स बिहेवियर दैट कम्स फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। कोई भी आउटसाइड सोर्स जो आपके अंदर एक तरीके का प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है। मोस्ट कॉमनली हम क्या देखते हैं? टाइम प्रेशर हम फेस करते हैं, कि जैसे कि आज मेरे को 26 जनवरी को ये पीपीटी देनी थी, आप लोग को बना के देनी थी। अब मैं एक तरीके का प्रेशर फेस कर रहा हूं कि अगर इस 26 जनवरी तक मेरी पीपीटी नहीं बनी तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगा, कैसे काम करूंगा? ये टाइम प्रेशर। और ये प्रेशर आया तो हैसल प्रोड्यूस होता है, इरिटेशन होती है अगर उस समय पे ये चीज नहीं प्रोड्यूस हो पाई तो। ऐसा ही एक होता है अनकंट्रोलेबिलिटी। अनकंट्रोलेबिलिटी मतलब जो इवेंट्स लाइफ के जो आपके कंट्रोल में ना हो, और वो इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं पर आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, बस आप उनको झेल सकते हो एक तरीके से पैसिव होके, क्योंकि आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। जितना कम कंट्रोल होता है किसी भी इवेंट पे लाइफ के, उतना ज्यादा स्ट्रेस वो इवेंट प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और उतना ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट होता है, क्योंकि अगर अनप्रिडिक्टेबल होगा तो ही अनकंट्रोलेबल होगा। क्योंकि आप अगर पहले से आपने सोच के नहीं रखा है, अचानक से हुआ, अचानक से डेथ हो जाना किसी की, अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो जाना, बैंक्रप्सी हो जाना, ये आपने प्रेडिक्ट नहीं करा हुआ था। एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, और ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है। आप किसी की डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी के कैंसर होने को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बैंक्रप्सी को अचानक से जो हुई, आप उस इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आप उसको फेस कर सकते हो, और ये प्रोड्यूस करता है स्ट्रेस। ऐसा ही एक होता है फ्रस्ट्रेशन। ये वर्ड हमने बहुत सुना है कि फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं यार, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। ये फ्रस्ट्रेशन होता क्या है? द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लॉकिंग ऑफ अ डिजायर्ड गोल। एक गोल है, एक एम है आपका, एक नीड है आपकी, उस एम नीड को आप पाने जा रहे हैं पर एक अड़ंगा बीच में लगा पड़ा, और वो जब तक प्रोड्यूस होता रहेगा ना, आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, क्यों नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्यों नहीं मिल पा रहा है मुझे, क्यों नहीं मिल पा रहा है। और ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल इन द सेंस, आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत है, एक बैरियर आ गया, अब आपको वहां पहुंचना है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको वहां पर मीटिंग में जाना है, आपका बॉस वेट कर रहा है, आपकी जॉब की बात है, ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं, एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन। किसी चीज का फेलियर हो जाना, किसी चीज की पूर्ति एक तरीके से ना हो पाना, वो नीड जो है आपकी, ये एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। इंटरनल कैसे होते हैं? आप एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन नीड्स दैट यू मस्ट हैव इंटरनली। यू शुड हैव अ मिनिमम हाइट that is necessary, you should have a minimum weight that is necessary, but you don't have that, that is your internal एक तरीके से lacking, और ये आपको एक पर्सनल फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस करता है। क्यों नहीं हूं मैं ऐसा, क्यों नहीं है मेरी हाइट, क्यों नहीं है मेरा वेट ऐसा, मुझे वो बनना है, वो मेरी नीड है, वो मेरा डिजायर है, पर वो क्यों हिंड्रेंस है? वो हिंड्रेंस कहाँ है? वो एक्सटर्नल ट्रैफिक जैम नहीं है, वो आपके अंदर की डिसेबिलिटी है, जो कि आपको लग रहा है, आप वैसा परसीव कर रहे हो।
आप कुछ और भी कर सकते हो, पर आप उसको वैसा परसीव कर रहे हो। इस वजह से वो इंटरनल, वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन होती है। और इसमें मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। हांस सेलिये की हमने बात करी, जो कि फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च हैं। उनसे पूछा गया एक बार कि आपको क्या लगता है, आप स्ट्रेस से कैसे कोप कर सकते हो बेस्ट वे में? तो हांस सेलिये ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि वो चीज जो मुझे पता है कि मेरे से नहीं हो सकती, ड्यू टू एनी रीजन, मैं अपनी हार मान लेता हूं। आप लोगों को लगेगा हार मान जाना ये तो डिमोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर हांस सेलिये ने बोला कि हम लोग का सबसे बड़ा रीजन फ्रस्ट्रेट होने का या स्ट्रेस में होने का यही है कि हम हार नहीं मानते हैं। हमें लगता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम सब कर सकते हैं, हम चीजों को तोलते नहीं है। और जहां वो तोलते नहीं है, हांस सेलिये ने ये भी कहा, आप तोलिए उसको, पहले आप देख लीजिए, आप सारे सर्कमस्टांसेस को जज कर लीजिए कि इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट पॉसिबल। If it is not possible, then accept that defeat. And if you accept that defeat, it will not cause stress to your body. But if you don't accept that defeat, अगर मैं वो पांच होके, वो कम वजन होके मैं ये एक्सेप्ट ना कर पाऊं कि ओके बास्केटबॉल इज नॉट मेड फॉर मी, then it will cause that internal, that personal frustration inside. But if I accept it, okay, this is not for me, something else is made for me, बहुत सारी चीजों के लिए मैं केपेबल हूं, देन इट इज नथिंग, कोई बात नहीं, चेंज हो गया। हांस सेलिये ने ये कहा था। और इसी से हम बात आती है जो फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस क्या करता है। पहली चीज, आप कभी वेंडिंग मशीन में गए हो, अगर आपने ये देखा हो, किसी भी वेंडिंग मशीन में कभी कभार आप पैसे डालते हो ना, तो क्या होता है, आप डाल रहे हो, पैसा वापस आ जा रहा है, आप फिर डाल रहे हो, आप पैसा वापस जा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट होना चालू होते हो। तो फ्रस्ट्रेट होने होते हो आप, सबसे पहली चीज क्या करते हो, आप बार बार डालते हो, बार बार डालते हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, ये आपका पहला रिएक्शन होता है। और ये एक जनरलाइज्ड रिएक्शन टुवर्ड्स एनी फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में। कोई भी फ्रस्ट्रेशन आया, कोई भी हिंड्रेंस आया, आप क्या कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, पर बार बार रिजेक्ट हो रहे हो। सेकेंड चीज क्या होती है, सेकेंड चीज होती है ये, सेकेंड चीज होती है एग्रेशन। बार बार डाल रहा हूं, बार बार डाल रहा हूं, फिर आप क्या करते हो, ठोकने लगते हो, निकल क्यों नहीं रहा है, ऐसे आपको पता है नहीं निकलेगा, पर ये आपके बॉडी का रिएक्शन है। टीवी है, कभी कभार हमारे पुरानी टीवी होती थी, उसमें जब तक थोड़ा ठोको ना वो चलती नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे ना, पहले हम देखते थे बार बार ऑन करके, बार बार ऑन करके, नहीं हो रहा है यार, चल क्यों नहीं, चल क्यों नहीं, फिर हम क्या करते थे, ठक ठक मारना चालू करते थे। ये एक नॉर्मल बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स एनी फ्रस्ट्रेशन। फर्स्ट इज परसिस्टेंस, सेकेंड इज एग्रेशन। अब ये अग्रेशन को समझिए, आप एग्रेशन, एंगर ये केस में लेते हैं ना, इसको समझिए ये क्यों हो रहा है। वो परसिस्टेंट किसी चीज में लगा है, पर वो चीज उसको मिल नहीं रही है, अब वो अग्रेसिव हो रहा है। अब ये डिस्प्लेस्ड भी हो सकता है, क्योंकि अग्रेशन आप उसी पे दिखा सकते हो जो आपको रिप्लाई बैक ना करे। वेंडिंग मशीन आपको वापस पलट के नहीं मारेगी, पर अगर कोई इंसान होगा तो वो मारेगा। और जब ऐसा होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आती है कि आप एग्रेशन दिखाना चाह रहे हो, वो एग्रेशन आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, पर आपको पता है इट विल रिपेल बैक, देन यू सप्रेस दैट इमोशन। और ये सप्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है वो आप जानते हैं, इलनेस। और डिस्प्लेस्ड एग्रेशन प्रोड्यूस करता है, बाहर का फ्रस्ट्रेशन है, बॉस पे नहीं चिल्ला सकते, घर में आके बीवी पे चिल्ला। बाहर का फ्रस्ट्रेशन है, बाहर किसी को नहीं मार सकते, घर में आके बच्चों पे हाथापाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, और ये बहुत हार्मफुल होता है। एक स्टडी में पाया गया था कि डिस्प्लेस्ड एग्रेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सुसाइड बच्चों के बीच में। कि माता पिता का जो डिस्प्लेस्ड एग्रेशन उन पे आता है ना, उनका कोई गलती नहीं है, उनका कोई कॉज नहीं है वहां पर वो आ रहा है बिकॉज इट इज डिस्प्लेस्ड, इट इज नॉट ओवर देम, इट इज ओवर समवन एल्स, बट वहां निकल नहीं सकता ना, तो यहां निकलेगा। क्योंकि निकलना तो होता ही है कहीं ना कहीं, या तो ऐसे निकलेगा या तो डिजीज प्रोड्यूस करके निकलेगा, बाहर तो आएगा ना अगर दबाते रहोगे तो। तीसरी चीज जो होती है, परसिस्टेंस हो गया, बार बार हो गया, मारना हो गया, एग्रेशन हो गया, पर कब तक एग्रेशन दिखाओगे आप, कब तक आप ये करोगे। फिर आता है तीसरा स्टेज, एस्केप और विड्रॉल। एस्केप और विड्रॉल बहुत तरीके के हो सकते हैं। आइदर
आई डोंट केयर। एपैथी की सिचुएशन, एक रूब्रिक होता है ना एपैथी। एपैथी क्या होता है? एपैथी यही होता है, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, जो होना है होने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्बाद हो जाऊं बर्बाद हो जाऊं, अच्छा हूं, जो जिंदगी में हो रहा है अब मैं मेरे से निकल चुका है, मैंने सब करके देख लिया, मैंने परसिस्टेंस दिखा ली, मैंने एग्रेशन दिखा लिया, अब मैं नहीं झेल पाऊंगा, अब जो होना है होने दो। इसको बोलते हैं एक एस्केप। ये एस्केप है, आप वर्कआउट नहीं करना चाह रहे हो, आपने सिचुएशन से हार मान ली है, अब नहीं हो रहा भाई, लेकिन ये एक पॉजिटिव वे में आप मूव आउट नहीं कर रहे हो, ये आप सोच रहे हो कि वो दिमाग में आपके बना हुआ है, पर आपको है कि आई डोंट केयर। एक होता है विड्रॉल किसी और जगह पे, अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग। मेजर कॉजेज ऑफ दीज थिंग्स आर एस्केप और विड्रॉल, जो हम फेस करते हैं किसी फ्रस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। और एंड में अगर कुछ भी काम ना आया तो आपको पता है फिर नेक्स्ट क्या होता है, अ काइंड ऑफ डिप्रेसिव स्टेट विच लीड टू सुसाइडल थॉट्स। एक और चीज होती है हमारे अंदर, हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हमने पढ़ा प्रेशर, अनकंट्रोलेबिलिटी, ये आपने रोज आप भी झेलते हो इन चीजों को तो आप समझोगे। फ्रस्ट्रेशन, और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बहुत तरीके के होते हैं कि दो सिचुएशन के बीच में आप फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, अप्रोच टाइप का कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ तो मेरे पास है रेड वेलवेट पेस्ट्री, एक तरफ है मेरे पास चीज वाली, बोलते हैं ना चीज केक। अब पसंद मुझे दोनों है, कौन सा खाऊं? इसको बोलते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपका फायदा ही है, इधर भी फायदा है उधर भी फायदा है, आज ये खाऊंगा तो कल वो खा लूंगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी आपको तब होती है जब आप बाकी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं, जैसे कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। दोनों गोल अनडिजायरेबल हैं, लौकी की सब्जी है तोरई की सब्जी, अब ना लौकी पसंद ना तोरई, पर खाना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मी के डंडे पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइड तो मैं वो भी करना चाहता हूँ, अवॉइड तो मैं ये भी करना चाहता हूँ, पर एक तो करना पड़ेगा, और जो करोगे वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लौकी तोरई स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस करते, पर मैं आपको मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, कि आप दो चीजों में कंफ्यूज हो, पर दोनों में ही डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, अब उस कॉलेज में जाने के लिए आपको चूज करते हो ना पहले कि ये वाला अच्छा है वो वाला अच्छा है। अब ये कॉलेज मेरे घर के पास है, ये कॉलेज में मेरे को घर से जाने को मिलेगा, मेरे को घर का खाना मिलेगा, बहुत फायदेमंद है, पर इस कॉलेज में वो फैकल्टी नहीं है, वो टीचिंग नहीं है, वो एकेडमिक्स पोजीशन नहीं है। अब वो कॉलेज मेरे, और इसमें पैसे कम है, पैसे कम लगेंगे मेरे, पर वो कॉलेज जो है उसमें घर से दूर है, पैसे ज्यादा लगेंगे, पर यार एकेडमिक्स बड़ा स्ट्रांग है वहां का, यार पढ़ाई क्या होती है वहां पर। अब इधर भी डिजायर है, इधर भी डिजायर है, इधर भी अनडिजायरेबल चीजें, इधर भी अनडिजायरेबल चीजें, अब आप फंसे पड़े हो, क्या चूज करूं? और ये वन ऑफ द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है जो हमारे अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। और बाद में मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंसेस, ऐसे ही 2-4 सिचुएशन और आ जाएं। अब आपने समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो डिमांड करता है, आपने समझ लिया किस तरीके से स्ट्रेस आता है, क्या क्या स्ट्रेसर्स होते हैं, कैटास्ट्रॉफी, हैसल्स हो गया, मेजर लाइफ चेंजेस हो गया, और आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, अनकंट्रोलेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट। पर कैसे होता है, क्यों होता है? आपने ये तो बता दिया कि हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये तो बताइए। अब क्यों होने के लिए आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा, और मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा एक बुक, आप ये बुक जरूर पढ़िएगा प्लीज। सेपियंस इस बुक का नाम है, ये थोड़ी मोटी बुक है पर इट इज वर्थ द रीडिंग। क्यों? मैं इसका एक रीजन बताता हूं आपको। इसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। और जब भी आप किसी भी चीज को हिस्टोरिकली पढ़ते हो, समझते हो ना, तो आपके उसको रीजनिंग समझ में आती है। और इसका एग्जांपल मैं आज आपको यहां दूंगा कि हिस्टोरिकली हमारे स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता था ना, वो एक फिजिकल स्ट्रेस था कि शेर है, हम हंटर गैदरर्स हैं, हम इधर उधर हैं, अब शेर को तो हंट नहीं करते थे ना। अब शेर आया, आपके पास वो टूल्स भी नहीं थे उस जमाने में, हथियार बहुत समय बाद आए थे, उससे पहले बिना हथियार के भी चलता था इंसान। अब आपके पास वो टूल्स नहीं है, आपके पास वो चीजें नहीं है, आप कुछ पाने के लिए कहीं जंगल में निकले हुए हो, अब शेर आ गया,
अब ये जो स्ट्रेस होता था ना, ये बॉडी को क्या चल रहा था ना, अब यहां पर इसको क्या करना था, भागना था, बचना था, कि भागो नहीं तो मौत है, नहीं भागे तो डेथ है। ये लाइफ डेथ की सिचुएशन थी। ये एनकोडेड है हमारे जीन्स के अंदर हिस्टोरिकली। We needed to survive from physical attacks by mounting a response to get away from the lion. That response is embedded in our brain and helped us survive. यही हमारे जीन्स में बैठ गया था, एम्बेडेड हो गया था, और यही हमें सर्वाइव, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, हमारी स्पीशीज ही नहीं आ पाती आगे। और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स आया कि अगर स्ट्रेस आए तो फिजिकली भागो, यही हमें सर्वाइव करने में हेल्प किया, और यही हमारे जीन्स में एनकोडेड हो गया है। अब 100, 150, 1000, 1500 साल बाद भी हमारे स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है ना, वो एकदम हमारे फोरफादर जैसा ही है, और यही कारण है कि हम स्ट्रेस से आज सफर कर रहे हैं। अब हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, इससे पहले आपको एक और चीज बता दूं, ये जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसको एक अलार्म बोलते हैं। 3 स्टेज में होता है स्ट्रेस का रिस्पॉन्स बॉडी की तरफ से, अलार्म, रेजिस्टेंस और एग्जॉशन, जिसको कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है, कि कैसे हमारी बॉडी स्ट्रेसर के टुवर्ड्स अडेप्ट कर रही है। और ये जो मैं सिचुएशन आपको हिस्टोरिकली बता रहा हूं ना, ये हमारा पहला अलार्म स्टेज होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या है, शेर आया भागो, इमीडिएट, सेकेंड्स में, आपको सोचना भी नहीं है। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है ना, वो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आपने पढ़ा होगा, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ये उसी को कहते हैं कि स्ट्रेस आया, अलार्म बजा, भागो, इमीडिएट, सोचना नहीं है क्या है, कैसा स्ट्रेस है, क्यों है, कुछ नहीं, सीधा पहला रिएक्शन है भागो। और इस फोटो में आप देख रहे हैं कि ये बच्चे, एक जानवर है, इसकी गाड़ी में ऐसे इनको डाला। अब इस बच्चे के रिएक्शन से आपको क्या दिख रहा है, आप लोग अपना थोड़ा आंसर करिएगा यहाँ पर। इसकी आंखों में, इसके फेस में आपको क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं, कोई बताएगा? आप सबको इमेज दिख रही होगी। एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर, ओके। Scared. स्केर्ड, ओके। हार्ट बीट कैसी होगी इसकी इस समय? बहुत ज्यादा Racing. और रेस्पिरेशन रेट क्या होगा इसका इस समय? बढ़ा हुआ। आईज कैसी हैं? डायलेट। और यही रिएक्शन होता है स्ट्रेसर का। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस आता है ना, तो प्यूपिल्स विल डायलेट। मसल कैसी है उसकी, आप इमेज में देखिए, मसल कैसी है उसकी, एकदम क्लेंच्ड हो गई है, मसल टाइट हो गई है। एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट, धक 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 धक। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, क्यों? क्योंकि हार्ट पे ज्यादा पंप करना है, क्योंकि हार्ट तेज धड़क रहा है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है। बाकी की चीजें और भी होती हैं, कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो जाता है आना, जो कि हार्मफुल होता है। डाइजेस्टिव, और क्योंकि आप हिस्टोरिकली इस चीज को समझिए कि जब शेर आता है तो बॉडी ये नहीं बोलती कि अच्छा आप खाना पचाते हैं, बॉडी बोलती है खाना बाद में पचेगा, पहले भागो। और इस वजह से जब भी कोई स्ट्रेस आता है ना, तो आपकी बॉडी खाना पचाना भूल जाती है, उसको होता है कि आप भागो पहले, तो ये इससे दूर हटो। और बात ये है कि हमारा स्ट्रेस अब लॉइन नहीं रह गया है, हमारा स्ट्रेस रह गया एक ट्रैफिक जैम, एक माइनर हैसल जो दिन में हम फेस करते हैं। पर दिक्कत ये है कि हमारा रिस्पॉन्स अभी भी वही है, शेर वाला रिस्पॉन्स अभी भी वही है कि भागो। और होता क्या है, अब आपको ये समझ में आएगा कि ये तो सही चीज नहीं है, क्योंकि इतना हार्ट रेट बढ़ जाना, इतना ये सब हो जाना जस्ट बिकॉज एक नॉर्मल सा ट्रैफिक जैम है, इट विल अफेक्ट अस। बट हमारा जीन्स में ऐसे ही एनकोड करा गया है वो, और इस वजह से हम स्ट्रेस से इफेक्ट फेस करते हैं। और इसको काउंटरैक्ट करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। स्ट्रेस जब खत्म होता है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बॉडी चली जाती है, एक्टिवेट हो जाता है, और फिर वो एकदम उल्टे काम कराता है, नॉर्मलाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं कि रिलैक्सेशन एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। अब दिक्कत जो मैं आपको बता रहा हूं वही है कि अब हमारे पास अच्छी सिचुएशन है, अच्छे एनवायरमेंट है, सब कुछ है, पर स्ट्रेस का रिस्पॉन्स अभी भी वही है। अभी भी हम अच्छे कपड़े पहन के भाग उसी शेर से रहे, क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही कोडेड है। दूसरा स्टेज आता है रेजिस्टेंस। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है। क्या? नहीं बताइए बताइए। ये तो दूसरा रिस्पॉन्स आता है
रेजिस्टेंस का, कि बॉडी सेटल्स इनटू सिंपैथेटिक डिवीजन। अब स्ट्रेस आ गया, देखो अब तो बात हो गई कि पहला रिस्पॉन्स तो इमीडिएट होता है ना, पहला तो हो गया भागो, लेकिन जब बॉडी जब भागो लो अपना दूर हो गया, या तो हो गया आपने उस स्ट्रेस से पार पा लिया, पर अगर वो स्ट्रेस अभी भी बना हुआ है तो बॉडी कंटिन्यूअसली वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती रहती है जब तक स्ट्रेस एंड नहीं हो जाता और बॉडी फिर पैरासिम्पैथेटिक में ना चली जाए ठीक होने के लिए, या फिर तब तक कि तीसरी स्टेज ना आ जाए जो कि होती है एग्जॉशन की। अब रिसोर्सेस खत्म, अब आता है दिक्कत, डिजीज जहां प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस बना हुआ है, आपके सारे रिसोर्सेज, आपकी बॉडी एकदम कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करी पड़ी है, पर एक समय आने पे तो वो थकेगी, और थकते ही डैमेज चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस खत्म हुए तो स्ट्रेस आप पे हार्मफुल इफेक्ट्स डालना चालू कर देता है, जो कि हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। वो कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अ रिलेशनशिप, बी इट एनी रिलेशनशिप, नॉट ओनली क्या बोलते हैं लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप, या अपने माता पिता के बीच में रिलेशनशिप हो गया, अपने भाई बहन के बीच में हो गया, अपने वर्क लोड के रिलेटेड हो गया। दीज काइंड ऑफ कांस्टेंट स्ट्रेसर्स इन लाइफ प्रोड्यूस द स्टेज ऑफ एग्जॉशन। बोलते हैं ना, बर्न आउट हो चुका हूं मैं, अब मेरे अंदर जान नहीं बची, थक चुका हूं मैं इन सब चीजों से। कांस्टेंट स्ट्रेस, अलार्म भी हुए, आपने अलार्म के बाद रिस्पॉन्ड भी किया, पर ये बना हुआ है। अब बॉडी के अंदर के रिसोर्सेस खत्म, अब बॉडी बोल रही है अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ कॉम्पनसेट करने को बचा नहीं है, और बॉडी वीक पड़ जाती है, एंड दैट इज व्हेन स्ट्रेस अफेक्ट्स यू। It is the prolonged secretion of the stress hormones during exhaustion stage that release harmful effects of stress. और आप ये याद रख लीजिएगा कि पहले रिएक्शन में एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन होता है, पर जो एग्जॉशन वाला स्ट्रेस होता है ना, जो प्रोलॉन्ग्ड होता है ना, उसमें मेन काम होता है कॉर्टिसोल का। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस आप पढ़ते हो ना, वो एक्टिवेट होती है और वो कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, और कॉर्टिसोल बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। आपने ये इन्वायरमेंट, डिजीज एजेंट और होस्ट का ट्रायंगल पढ़ा होगा, हमारी होम्योपैथी में पढ़ाते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ाते हैं, कि 3 चीजें नेसेसरी होती हैं इंसान को बीमार करने के लिए। इन्वायरमेंट उसका, वो खुद उसके प्रीडिस्पोजिशन, उसका माइजमेटिक बैकग्राउंड, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, उसके डायथिसिस, डिजीज का एजेंट का विरुलेंस कितना ज्यादा है, और क्या वो एक इन्वायरमेंट बन रहा है उन दोनों चीजों को मिलाने के लिए। अब ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस जब होता है ना, वो एक इन्वायरमेंट बनाता है कि अच्छा अब इन्वायरमेंट सेट है, रिसोर्सेस खत्म है, रिसोर्सेस के पास कुछ नहीं बचा, अब वो एक इन्वायरमेंट बन चुका है। अब आपका प्रीडिस्पोजिशन है। हांस सेलिये कहते थे, इसको रिलेट करते थे कि कभी भी किसी भी चेन को ना कहीं से भी स्ट्रेस लगाओ, टूटती वो वहीं से है जहां से उसका वीकेस्ट पॉइंट होता है। इधर से उधर से ऊपर से नीचे से कहीं से भी उस चेन में स्ट्रेस लगा लो, टूटेगी वहीं से जहां पर उसका वीकेस्ट पॉइंट है। और आपका वीकेस्ट पॉइंट होता है आपके माइजमेटिक बैकग्राउंड, आपका प्रीडिस्पोजिशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जेनेटिक ट्रेट्स जो आप पेरेंट्स से लेके आ रहे हो। अब इन्वायरमेंट बना प्रोलॉन्ग स्ट्रेस का, आपका वो वीक पॉइंट ऑफ चेन आया और डिजीज एजेंट अब आपको अफेक्ट करने जब आया ना, तो आप कोलैप्स करें। ऐसे स्ट्रेस आपको अफेक्ट करता है, ऐसे आप बीमार पड़ते हो। कुछ एग्जांपल्स और कुछ बुक्स मैं बोलूंगा आप जरूर पढ़ें, क्योंकि स्ट्रेस का डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना हार्मफुल इफेक्ट है। ये किताब है पायल कोठारी की, जिसका नाम है द गट, स्टोरी ऑफ आवर इनक्रेडिबल सेकंड ब्रेन। आपको पता है गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, दूसरा दिमाग। क्यों कहा जाता है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। और इस बुक में उन्होंने कॉजेशन ऑफ गट डिसफंक्शंस में एक मेजर फैक्टर बताया है स्ट्रेस का भी, जो आपने यहाँ पर अभी फोटो में आप देख रहे होंगे। क्रॉनिक स्ट्रेस ऑल्टर्स योर गट नर्वस सिस्टम, imbalances the bacteria and is the main cause of leaky gut। ऐसे ही एक बुक है, उसमें से मैंने ये लिया हुआ है, people infected with herpes simplex tend to have flare ups when their immunity is lowered and during illness or stress। और आप ये भी आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रेस इम्यूनिटी लो करने का बहुत मेजर फैक्टर होता है। 50 साल तक कोल्ड कफ के बारे में एक सोसाइटी ने रिसर्च करी थी, और उसमें उन्होंने ये पाया था कि व्हाई स्ट्रेस कैन अफेक्ट इम्यूनिटी एंड हाउ इट कॉजेस कोल्ड एंड कफ। नीचे वाली बुक में जो आपको दिख रहा होगा, ये बुक है वो जिससे मैंने ये एक्सर्प्ट लिया था।
गुड डॉक्टर्स गाइड टू कोल्ड एंड फ्लू, ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, साइनोसाइटिस, मेजर नेजल पॉलिप, इन सब चीजों के बारे में समझना है, क्या दवाइयां दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, कैसे दी जाती हैं, क्या होता है, सब कुछ है इस बुक में। और ये एक चार्ट है जो आपको दिखा रहा है कि स्ट्रेस और कोल्ड का रिलेशन, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा कोल्ड पे प्रोन होता है इंसान। एक और बुक है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि फाइनेंशियल, वर्क एंड पर्सनल प्रेशर हैव सो कॉम्प्लिकेटेड आवर लाइव्स दैट इमोशनल स्ट्रेस इज द मोस्ट प्रेसिंग हेल्थ फैक्टर आई डील विद इन माय प्रैक्टिस। रे डी स्ट्रैंड एक बहुत ही पुराने डॉक्टर हैं और इनकी ये बुक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग। ये सिर्फ न्यूट्रिशनल मेडिसिन को लेके नहीं, इन्होंने स्ट्रेस पे भी बहुत फोकस किया है कि मैंने इतने सालों की प्रैक्टिस में एक चीज जान ली है कि स्ट्रेस हमें बहुत इफेक्ट करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अब हम सुसाइड की बात करते हैं, तो सुसाइड की हम बात करते हैं ना, तो एक चीज आप नीचे जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि सुसाइड इज डिटरमाइंड बाय पर्सनालिटी, जेनेटिक्स, चाइल्डहुड, रेयरिंग, एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, क्रॉनिक इलनेस एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। इतने फैक्टर्स होते हैं सुसाइड को प्रीडिस्पोज करने के लिए, पर स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर होता है। कैसे? गिवन दैट स्ट्रेस लीचेस सेरोटोनिन, जो हमारा मूड बैलेंस करने वाला हार्मोन है, एंजाइटी बैलेंस करने वाला हार्मोन है, उसको लीच करता है, उसको खत्म करता है। और जैसे ही हम लो सेरोटोनिन जाते हैं ना, एग्रेशन उतना ही हाई हो जाता है, और हाई एग्रेसिविटी लीड्स टू सुसाइड। It is no surprise that stress depression is the sort most likely to lead to suicide. Stress leads to aggressivity because aggressivity is frequently the best way to deal with the short-term threats that induce stress. अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो जो छोटा-छोटा एग्रेशन आ रहा है ना, वो कैसे हमें अफेक्ट करता है, और आप देखिए यहाँ वो एग्रेशन हमें कहाँ ले जाएगा आगे, ये भी आपको दिख गया। ये बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नूनडे डीमन। अगर आपको डिप्रेशन समझना है, ऑल्दो इट इज अ वेरी लॉन्ग बुक, बट अगर आपको डिप्रेशन का कोर समझना है ना, और आपको कैसे हैंडल करना है सब फिजिशियन किसी डिप्रेसिव पेशेंट को, यू मस्ट रीड दिस बुक। ये पुलिट्जर प्राइज फाइनलिस्ट भी रही है ये बुक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिगार्डेड प्राइज होता है हमारे यहाँ बुक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि ये सब चीजें हो गई, चलो स्ट्रेस इफेक्ट करता है, कैसे मैकेनिज्म हमने समझ लिया। इम्यूनिटी को आपने बोला लोअर करता है, इम्यूनिटी कैसे लोअर करता है, इसको समझने के लिए आपको एक साइंस को, एक सिस्टम को समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ साइको सोशल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस, इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑन द इम्यून सिस्टम। कैसे ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। हम बोलते हैं ना स्ट्रेस मत लो, इम्यूनिटी कम होती है। यार आजकल तो कोविड में इतना फैल गया, कैसे कम होती है, क्यों कम होती है? किसी पेशेंट ने आपसे अगर पूछ लिया ना, तो आप जवाब दे नहीं पाओगे, क्योंकि हमने सुना तो हुआ है कि हाँ स्ट्रेस से इम्यूनिटी कम होती है। पेशेंट ने बोला सर होती कैसे है, आप समझिए तो बताइए मेरे को, आप आपकी बात कैसे मान लें। आजकल पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं। अब एक चीज आप समझ लीजिए, इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, कोई भी हार्मफुल चीज आ रही है उसको रिपेल करने का एक मैकेनिज्म है। अब इन्फेक्शन आता है जब भी कोई भी तरीके का, तो WBC सराउंड कर लेते हैं उस बैक्टीरिया को या उस इन्फेक्शियस मटेरियल को, केमिकल्स या एंजाइम रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, वो वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। और वेगस नर्व क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर साइट ऑफ ब्रेन बॉडी टेल्स द बॉडी इट इज सिक, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। बैक्टीरिया आया, WBC ने सराउंड किया, केमिकल्स रिलीज किए, उसके बाद वो केमिकल वेगस नर्व के रिसेप्टर साइट्स पे गए, क्योंकि वेगस नर्व सबसे बड़ी होती है और वो ब्रेन में जाके बॉडी को और बताती है कि भैया अब बीमारी है, अपने इम्यून सिस्टम को मोटर चालू कर दो। और जैसे ही मोटर चालू हो जाता है इम्यून सिस्टम का, आपकी बॉडी फाइट करना चालू कर देती है किसी भी इंफेक्शन से। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि स्ट्रेस भी यही मोटर चालू करवाता है आपका, एक्टिवेट सेम सिस्टम बट स्टार्ट इन ब्रेन रादर देन ब्लड स्ट्रीम। ये भी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, ये भी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पर आप अब पूछेंगे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना, इम्यून सिस्टम हार्मफुल कैसे हुआ? इम्यून सिस्टम को कम कहां कर रहा है, ये तो एक्टिवेट कर रहा है ना। बात वही आ जाती है कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया और हम उसको रिएक्ट करें, एक नॉर्मल चीज है, पर ये बना हुआ है। इम्यून सिस्टम जो है हमारा फाइट करने का रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। अब इम्यून सिस्टम के रिसोर्सेज खत्म हो गए और स्ट्रेस बना हुआ है,
अब क्या होगा, बॉडी फाइट बैक नहीं करेगी, कोल्ड कफ का बैक्टीरिया वायरस कुछ भी आया, इन्फेक्ट हो गया आप। कोई और भी ऐसा स्ट्रेसर, कोई और भी ऐसा इन्फेक्शन आया, तुरंत इन्फेक्ट हो गया, तुरंत आपकी बॉडी इफेक्ट दिखाने लगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज रिप्लेनिश करने की कोई तरीका नहीं है। वो तभी होगा जब स्ट्रेसर हटाओगे आप मेडिकेशन दोगे, लेकिन वो स्ट्रेसर, वो मेंटेनिंग कॉज तब तक रहेगा, आप उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाओगे, बार बार आता रहेगा, और इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी लोअर होती है। ऐसे ही हार्ट डिजीज में भी इफेक्ट करता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चीज को समझ लीजिएगा, आज के जमाने के कोरोनरी आर्टरी डिजीज को समझने के लिए ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। कैसे आज हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। पहली बात तो एक होती है कि हमारा स्ट्रेस जो है हमारी लिवर फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। अब लिवर फंक्शन के अफेक्ट करने से क्या होता है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल रिमूविंग मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल रिमूविंग मैकेनिज्म खत्म होगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाएगा, और ये जो प्लैक टाइप का आप देख रहे हैं ना, ये फॉर्म होना चालू हो जाएगा किसी भी वेसल में। दूसरी चीज क्या होती है, स्ट्रेस ना इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस ये देखा गया है कि इट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, और ये अभी 2016-2018 की रिसर्चेस हैं, एकदम नई और एकदम ताजा और एकदम कंफर्म्ड रिसर्चेस हैं। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ाते हैं, और जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ता है ना, एक तो प्लैक बन ही रहा है, एक तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो ही रहा है, साथ में क्या होता है ना, इन्फ्लेमेशन होता है आपकी इनर बाउंड्रीज ऑफ वेसल का। अब आप सोचिए, कोई भी एक नैरो वेसल है जिसमें अंदर पहले से एक चीज प्रोड्यूस हो रही है, प्लस अब ये वेसल ऐसे है, बीच में यहाँ पर प्लैक बनना चालू हो गया। अब ये वेसल क्या कर रही है, स्ट्रेस की वजह से इन्फ्लेमेशन कर रही है और दबा रही है इसको, अंदर से इन्फ्लेमेशन बढ़ता चला जा रहा है इनर लाइनिंग का, और दबते 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 कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीजेस प्रोड्यूस होना चालू हो गया। स्ट्रेस मेजर फैक्टर। अब कैंसर को हम डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकते कि हाँ स्ट्रेस की वजह से कैंसर हो जाता है। Although stress itself cannot directly give a person cancer, stress can have a suppressing effect on the immune system, making the unchecked growth of cancer more likely. अब हमारी बॉडी में एक चीज होती है, आप लोग ने सेकंड ईयर वाले जो भी हैं उन्होंने पढ़ा होगा, एपोप्टोसिस पढ़ी होगी। एपोप्टोसिस बेसिकली क्या होता है ना, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं जो कि, जैसे कि नेचुरल किलर सेल हो गया एक, जो कि ये जो ट्यूमर ग्रोथ होती है, अननोन ट्यूमर ग्रोथ को ना सब चेक करता है जाके कि अच्छा यहाँ हो रहा है इसको खत्म करो, यहाँ हो रहा है इसको खत्म करो। अब स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, इम्यूनिटी लोअर हो गई। इम्यूनिटी लोअर होने की वजह से क्या हुआ, इम्यूनिटी का जो लोअर होने का पार्ट की वजह से नेचुरल किलर सेल सप्रेस होना चालू हो गए। अब कहीं भी कैंसर ग्रोथ चालू हुई ना, बॉडी चेक करने के लिए नहीं है, एंड इट एक्ट्स एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ कैंसर। एक चीज और जान लीजिए कि पर्सनैलिटी का भी मेजर रोल होता है स्ट्रेस में। इसको मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कई क्लासेस में पहले भी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अलग अलग पर्सनैलिटी की अलग अलग डिमांड्स होती हैं। इंडिविजुअलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जैसा है उस हिसाब से स्ट्रेस को डील करेगा, उस हिसाब से स्ट्रेस से इफेक्ट होगा। अब मैनेजमेंट की बात आती है। मैनेजमेंट को लेके सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा आपसे, कभी भी ऐसा कोई इन्वायरमेंट आए, सबसे पहली चीज, और ये बहुत सारे मेजर डॉक्टर्स ने भी बोला है कि जब भी कभी भी आपके पेशेंट आपके पास आता है ना कोई भी, तो पहले 5 मिनट ना, और सॉरी 5 सेकेंड 10 सेकेंड उसको बोलो कि डीप ब्रेथ्स ले। उसका बीपी चेक करने से पहले, उसकी परेशानी सुनने से पहले, खासकर बीपी चेक करने से पहले डीप ब्रेथ्स ले, और इंस्टेंट इफेक्ट होता है इसका, इंस्टेंट इफेक्ट। जब आप डीप इनहेल एक्सहेल करते हो ना 5 सेकेंड के लिए, तो एक इंस्टेंट इफेक्ट, लोअरिंग ऑफ स्ट्रेस, लोअरिंग ऑफ इनहिबिशन होता है वहां। दूसरी चीज मेडिटेशन, जो आज के जमाने में बहुत फेमस भी हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक मेजर फैक्टर है मैनेज करने का स्ट्रेस को। मैं मैनेजमेंट के बेसिस में ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कुछ चीजें मैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अप्लाई करके देखी है अपनी लाइफ में भी और अपने पेशेंट्स में भी एक दो में, और फायदा पाया है। एक्सरसाइज हो गई, ये सब आप जानते हैं। जंक फूड अवॉइड करना, हेल्दी फूड खाना, कैफीन रिलेटेड चीजों से दूर रहना, एडिक्शन से दूर रहना। क्यों? ये जो कैफीन से दूर रहने का एक रीजन है, कैफीन क्या करता है ना, जब स्ट्रेस आता है ना, कैफीन स्ट्रेस को एक किक दे देता है और ज्यादा
हाइपर स्ट्रेस टाइप की सिचुएशन हो जाती है कैफीन की वजह से। कभी भी स्ट्रेस में कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ मेजर फैक्टर्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस को आप कैसे डील्स कर सकते हैं, उसका एक मैं आपको बताऊंगा। एक चीज होती है साइकोलॉजी में, फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड क्या होता है कि जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है ना, तो हमेशा हमारा 10 टू पहला रिएक्शन होता है रिएक्ट करने का, एकदम अब्रप्टली, अग्रेसिवली। पर अगर हम अपनी बॉडी को वैसा कोड कर लें कि हम एकदम रिएक्ट ना करें, हम उस पर रिस्पॉन्ड करें, समझ के सिचुएशन को क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसको परख के रिस्पॉन्ड करें, तो वो एक बेटर तरीका है डील करने का स्ट्रेस से, रादर देन जस्ट रिएक्टिंग टू इट डायरेक्टली। कुछ आया उसको तुरंत रिपेल करके रिएक्ट कर दिया। और ये रिस्पॉन्ड करने की आर्ट सीखने के लिए ना कुछ बुक्स हैं जो मुझे बहुत हेल्प करी हैं अपनी लाइफ में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वन ऑफ द मेजर बुक्स इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये जिन्होंने मुझे कॉलेज में देखा, ये मेरे को पढ़ते भी थे, मेरी डेस्क पे हमेशा पड़ी होती थी। ये मेरे सर ने बताया था, राशिद सर ने, और ये उन्होंने ही मुझे गाइड किया था, क्योंकि उनसे मैंने कुछ ऐसा ही शेयर किया था कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, तो उन्होंने बोला इसको पढ़ो। और ये है ना, ये बुक आपको ये नहीं सिखाएगी कि स्ट्रेस से कैसे दूर रहना है, ये आपको जीने के हैबिट्स के, आपकी लाइफस्टाइल के तरीके बताएगी। और जब उन तरीकों को आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करते जाओगे ना, तो आप अपने आप देखोगे यू आर डीलिंग डिफरेंटली विद सिचुएशंस। अब आप जो एक अग्रेसिव सिचुएशन में कहीं फेस कर रहे हो ना, तो आपका रिएक्शन नहीं आ रहा है, आपका रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्योंकि इस बुक ने सिखाया है आपको। और कभी भी आप कोई बुक, ऐसी बुक पढ़ते हो ना, तो अनकॉन्शियसली आपके अंदर वो चीजें चेंज होने लगती हैं। आपको ध्यान आता है कहीं से कि कहीं तो यार ऐसा ये नहीं करना चाहिए मुझे, ये तो गलत है। ये अनकॉन्शियस चेंजेस होते हैं, और अगर दिल से पढ़ोगे, अप्लाई करोगे इस चीज को, तो 110% आप अपने अंदर चेंजेस फेस करोगे। ऐसी ही एक बुक है इकिगाई, आप सबने ये सुना होगा, बहुत ही फेमस बुक हो गई है अब तो ये। स्पेशली इसमें एक चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 9 आई थिंक, जिसका नाम ही है हाउ टू फेस लाइफ चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस एंड वरी एज यू। इकिगाई का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उन लोगों को लिया गया है जो बहुत ज्यादा जिए हैं, 100 की एज में, 100 एंड अबव, और उनसे पूछा गया आप ऐसा क्या करें जो आप इतना हेल्दी लाइफ जिए, बिना स्ट्रेस के, बिना इसके। उन्होंने अपनी गाइडेंस बताई है, अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उसको इस बुक में लिखा गया है। अगर उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस पाएंगे। ऐसी एक बुक है सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये तो पूरी बुक ही इस चीज पे बेस है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न कर सकते हैं, और कैसे आप उसको बता सकते हैं कि हमें कैसे चीजें डील करनी है, रादर देन रिएक्टिंग हाउ वी विल रिस्पॉन्ड। ये तो पूरी बुक ही उस पे बेस्ड है। एक एल्डेरियन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये नॉर्मल जैसे हम होते हैं ना, हमारी कोई भी दोस्त होता है, वो हमसे आके पूछता है यार ये बड़ी परेशानी हो रही है, इसको कैसे डील करूं, लाइफ में ये हो रहा है, फाइनेंशियल दिक्कत है, इसको कैसे डील करूं। ये ऐसी ही एक बुक है, ये ऐसी स्टाइल में लिखी गई है। एक लड़का है, वो अपनी परेशानियां लेके एक फिलोसोफर से पूछ रहा है कि मैंने सुना है आप चीजें ठीक कर देते हैं, आपको ये कोई इफेक्ट नहीं करता, मुझे बताइए कैसे नहीं इफेक्ट करता। और ये इसी के ऊपर पूरी किताब है। और वो जो तरीके बताता है ना चीजों को डील करने के, वो आपको पर्सनली हेल्प कर सकते हैं। रिसेंटली मेरी एक जूनियर है, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर तानिया बख्शी, उनकी भी एक किताब आई है विद सेवरल अदर ऑथर्स आल्सो, बी यूनिक। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने रिसेंटली रीड करी है। और इसमें कुछ फैक्टर्स मैंने जो पाए हैं कि उसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि यू आर इनफ। इस 3 वर्ड में इन्होंने पूरे उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। और वो यू आर इनफ से ये बोलना चाहते हैं ना कि जो भी चेंजेस आप अपने अंदर लाना चाहते हैं ना, वो आपके अंदर प्रोड्यूस करने की पावर है। यू आर इनफ फॉर दैट, यू जस्ट हैव टू गेट इट आउट। और कैसे बाहर लाओगे उन आदतों को, उसके स्टेप्स उन्होंने इस बुक में बताए हैं। ये करोगे तो इन चीजों में ऐसा आराम मिलेगा। इट इज अ वेरी गुड रीड, शॉर्ट रीड भी है। अगर आप लोग अच्छे रीडर हैं तो आप 1-2 दिन में इस किताब को पूरा पढ़ लेंगे। ये कुछ किताबें थी जो मुझे हेल्प करी हैं। और अगर आपको स्ट्रेस के बारे में और पढ़ना है तो मैं किताब बताऊंगा। एक तो आप ये सामने ही देख रहे हैं, एटकिंसन एंड हिलगार्ड की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। 3 बुक है मेरे पास मेजर साइकोलॉजी की। एक है किंग मॉर्गन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एक है आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं एटकिंसन एंड हिलगार्ड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एक है सिसरेली एंड वाइट
साइकोलॉजी, सबका नाम साइकोलॉजी होता है, तो आप ऑथर से जानी जाती हैं ये किताबें, सिसेरेली एंड वाइट, एटकिंसन एंड हिलगार्ड और किंग एंड मॉर्गन। ये 3 मेजर किताबें हैं, इसके अलावा आपको कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजर मैंने साइकोलॉजिस्ट देखे हैं जो इन्हीं किताबों से पढ़ते हैं और चीजें प्रेजेंट करते हैं। अब होम्योपैथी की कुछ बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये सब तो ठीक है सर, हमने स्ट्रेस समझ लिया, ये सब समझ लिया, पर मटीरिया मेडिका में ये हमें कैसे मिलेगा? क्या मटीरिया में भी ऐसी चीजें मिलती हैं, रेफरेंसेस मिलते हैं कि अच्छा स्ट्रेस की वजह से दिक्कतें हो रही हैं? ये वैसे ही कुछ रेफरेंसेस कुछ मेडिसिन के मैंने आपको बताए हैं। आप कोलोसिंथ पढ़ेंगे ना, उसमें आप ये लाइन पढ़ेंगे, अंडर द प्रेजेंट डे लाइफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नो कंप्लीट इज मोर कॉमन देन इनडाइजेशन एंड कॉलिक। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, एक एलाइट सब्जेक्ट की बुक से बताया, गट के बारे में जो बता रही है कि स्ट्रेस, इंडाइजेशन और कॉलिक और लीकी गट ये सब प्रोड्यूस करता है। कोलोसिंथ में क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ प्रेजेंट डे लाइफ no complaint is more common than indigestion and colic, and very few remedies come as handy as Colocin towards the amelioration of this complaint. अगर ये जो स्ट्रेस आया है, ये जो प्रेजेंट डे स्ट्रेस आया है, it leads to effect like indigestion and colic, then you must think of Colocin. और मैं ये चीजें आपको रेफरेंसेस तो बता रहा हूं, पर हमेशा टोटलिटी लेनी है, ये मत भूलिएगा। ये मैं आपको रेफरेंसेस इसलिए बता रहा हूं कि दिस इज अ वे ऑफ स्टडीइंग मटेरियल आल्सो, कि अच्छा स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है अगर लाइफस्टाइल का, तो क्यों ना मैं ये देखूं कि स्ट्रेस की वजह से कौन कौन सी दवाइयां ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि मैं तो इससे डील करूंगा ना अपनी पेशेंट को, तो क्यों ना मैं उस तरीके से स्टडी करने की कॉजेशन के हिसाब से मेडिसिन सोचूं। और ये भी एक तरीका है मटीरिया पढ़ने का। नक्स वोमिका आप जानते ही हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी, वर्क 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 वर्क। अब वर्क है तो प्रेशर है, प्रेशर है तो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है तो नक्स वोमिका है। इसकी लास्ट लाइन आप पढ़िएगा, द हेल्थ इज रूइंड, द इंटेलेक्ट एट टाइम्स सीम्स टू बी ऑलमोस्ट गिवन in under the intense strain and stress of their activity, but still they plod on, and to what end? With a broken down constitution and tottering legs, they hurry fast to a premature grave. And this is what I mean when I said that they are buying the universe with their soul. दुनिया को खरीदते हैं अपना आत्मा को बेच के। क्यों? क्योंकि अपने आप को हार्म करके कुछ पाना चाह रहे हैं। नक्सवामी का पर्सनालिटी ऐसी होती है, नक्सवामी का पर्सनालिटी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, और भी रेफरेंसेस मैं बताता हूं आपको। आप ये जो पढ़ते हैं ना, इग्निशिया में लॉस ऑफ लव्ड वंस, आप पढ़ते हैं ना कॉस्टिकम में, आई थिंक जो होम सिकनेस। अच्छा, आप ये बताइए ये मटीरियल में कैसे लिखा गया? कैसे देखा हनीमैन ने प्रूविंग में कि ये होम सिकनेस की वजह से हो रहा है, या ये लॉस ऑफ लव्ड वन की वजह से ऐसा हुआ? क्या वहां पर ऐसी सिचुएशन हुई? कोई बताएगा इसके बारे में, ये कैसे वहां पर लिखा गया है मटीरियल में? एनीवन? आप पढ़ते हो, आप इस पे दवाइयां भी देते हो कि हाँ लॉस ऑफ लव्ड वन मिला, आप देते हो होम सिकनेस मिली। क्या है ये? मेजर स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ है, आपने अभी पढ़ा। तो ये वहां पर उस जमाने में हनीमैन ने अपनी मटीरियल में कैसे लिख दिया? कोई बताएगा इसके बारे में? उस जमाने में हनीमैन ने ये चीज ऐसे लिखी थी। उस जमाने में ये प्रूविंग में ये नहीं देखा गया था कि हाँ अच्छा होम सिकनेस हुई है, तो होम सिकनेस हुई है तो मैं लिख देता हूँ होम सिकनेस की वजह से इसको ये सिम्टम है। नहीं, जब प्रूविंग करी जा रही थी, जो सिम्टोमेटोलॉजी दवाइयां प्रोड्यूस करती थी, हनीमैन का दिमाग इतना अपने टाइम से, अपनी एज से इतना आगे का है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप पढ़ोगे ना साइकोलॉजी, आपको रियलाइज होगा ये जो हम आज 2016 में रिसर्च कर रहे हैं, he has written then। हनीमैन ने अपनी प्रूविंग में ये सिम्टोमेटोलॉजी में देखा कि अच्छा ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं ना, ये सिम्टम्स तभी प्रोड्यूस होते हैं जब समवन फेसेस होम सिकनेस। ये जो सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये ग्रीफ, ये इस तरीके का ग्रीफ तभी होता है जब किसी की डेथ होती है, लव्ड वन की डेथ होती है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ, लॉस ऑफ लव्ड वन लिखा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट से वो पहचान गया कि ये कॉज होता है तो ये इफेक्ट्स आते हैं। अगर ये इफेक्ट प्रूविंग में मिल रहे हैं तो ये कॉज एक फैक्टर हो सकता है इन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने का, और ये दवाई दोगे तो फायदा मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। दिस वाज द ब्रेन ऑफ आवर मास्टर। अब
quite frequently you are told that the actual acute attack for which they consult you was precipitated by a period of unusual mental stress. ग्राफाइटिस में आप पढ़ते हो, फॉस्फोरिक एसिड में आप पढ़ते हो, वो कांस्टेंट स्ट्रेस बना होना, ये सारे मटेरियल के रेफरेंसेस हैं। कांस्टेंट स्ट्रेस बना होना इवेंचुअली आपको ब्रेक डाउन कर देता है। सिलीशा में आप पढ़ते हो कि नक्स वोमिका से थोड़ा अलग होता है इसमें, लेकिन काफी रिलेटेबिलिटी होती है नक्स वोमिका जैसी इसमें, और वही स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर होता है सिलीशा में भी। कॉफिया में आप पढ़ते हो जब स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू एनी मेंटल स्ट्रेस, देन कॉफिया इज अ गुड रेमेडी। इग्निशिया में आपने पढ़ा ही है, इग्निशिया ग्रेट रेमेडी ऑफ मूड्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन connected with shock, bereavement, disappointment or distress. Lycopodium, constant fear of breaking down under stress, मेजर चीज है लाइकोपोडियम की। और ये जो सिम्टम्स है ना लाइकोपोडियम के, कि स्पेल्स और राइट्स रॉन्ग वर्ड्स, कभी आप स्ट्रेस को एलिट सब्जेक्ट की किताबों से पढ़िए, पीएम से पढ़िए, आपको सिम्टम और साइन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये जितने भी सिम्टम और साइन स्ट्रेस के हैं ना, ये लाइकोपोडियम में इन दवाइयों में मिल रहे हैं आपको, इनकी प्रूविंग में। और इस वजह से ये स्ट्रेस में काम करती है, इस वजह से ये क्योर करती है। केसेस में भी आपको ये मिलेगा। और अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों पढ़ना चाहिए, तो एच.ए. रॉबर्ट्स ने अपने डिफ्लेक्टेड करंट के चैप्टर में ये साफ-साफ कहा है कि साइकिक ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस ऑफ वेरिंग डिग्री एंड इंसिस्टेंस आर फैक्टर्स दैट वी एज अ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर शुड अंडरस्टैंड एंड weigh thoroughly in view of the patient's symptomatology. It is fortunate that the symptom often can take the additional tension from the patient or may lift off one series of symptoms, but so long as these strains persist under the surface, one cannot accept cure. Nevertheless, if the physician does not realize that these underlying influences exist, he may fall so far short of helping the patient that he may be imperil his own belief in the homeopathic possibilities. अगर आपने ये कॉजेशन को, ये मेंटेनिंग कॉज को हटाना, इसको समझना की कोशिश नहीं करी, तो आप होम्योपैथी पे भरोसा, डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट कहते हैं आपको होम्योपैथी से भरोसा उठने लगेगा कि अरे हम तो दवाई दे रहे हैं पर सब मैच भी कर रहा है पर क्योर नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे यार काम नहीं करते होम्योपैथी, नहीं, डिफ्लेक्टेड करंट है, वो क्योर का जो करंट जा रहा है ना, उसमें एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गया है। वो डिफ्लेक्शन क्या है? स्ट्रेस, और स्ट्रेस को समझो, डॉक्टर एच.ए. रॉबर्ट्स कहते हैं। इसमें इन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं, पूरा इसी के ऊपर उन्होंने बताया कि ओवर एंजाइटी, वर्क, कांस्टेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस, द टेंशन ऑफ मेंटेनिंग स्पीड इन वन वर्क, जितना भी अभी हमने सब पढ़ा, ये सब चीजें हैं उसमें। और फोर्थ अफोरिज्म जो आप पढ़ते ही आते हैं कि ही नोज द थिंग दैट डिरेंज हेल्थ एंड कॉज डिजीज। अगर आपको एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ बनना है तो ये जानना भी जरूरी है कि हेल्थ को खराब क्या करता है और डिजीज प्रोड्यूस क्या करता है। और अगर वो खराब करता है, प्रोड्यूस करता है, तो अगर कोई हेल्दी है तो उसको ये बताना कि ये चीज आपको हार्म करेगी, ये भी आपकी कर्तव्य, ये भी आपकी ड्यूटी है। थैंक यू, यही थी मेरी स्ट्रेस के ऊपर प्रेजेंटेशन। आई होप आपको इससे एक पुश मिलेगा और आप इंस्पायर होकर साइकोलॉजी की किताबें उठाएंगे और उसको मटेरियल और ऑर्गेनॉन से रिलेट करने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे मेरे को मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कुछ भी हो, अगर कोई भी डाउट है या कोई नया सेशन आप चाहते हो, तो आप इस पे मेरे को मेल करके बता सकते हो, साइकोलॉजी रिलेटेड या एनीथिंग रिलेटेड। थैंक यू। Thank you.